हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर में से काफ़ी पोर्शन जैसे कि टेक्सोनॉमिकल एड 11th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर है ये बायोलॉजी का, जिसमें इस चैप्टर में एक पोर्शन एनएमसी से और अपनी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक पोर्शन हट गया है जिसको हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड। अब मैं आपको इस चैप्टर में क्या कराने वाली हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। तो हम इस पोर्शन को अलग करके क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज लिविंग, ये वाला पोर्शन। फिर हम इस चैप्टर का एक बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। फिर हम एक टेक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये 3 पोर्शन हम इस चैप्टर में करेंगे कवर। तो पहले पोर्शन से अगर स्टार्ट करें जो कि है व्हाट इज लिविंग, तो अगर इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लिविंग, तो कन्वेंशनली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे सोचेगा। अब जब आपको बोला जाए या मुझे बोला जाए तो हम यही सोचेंगे ना कि भाई देखो ये रही ये एलसीडी, ये तो ना तो चल रही है ना सांस ले रही है, लग नहीं रही है लिविंग। बायोलॉजिकली नहीं, नॉर्मली देखो, कन्वेंशनली देखो कि एक बंदा क्या सोचेगा। अब वो तो यही सोचेगा ना कि ना तो ये चल रही है ना ये कुछ और कर रही है, बस एक जगह खड़ी हुई है ना। तो हम इसको नहीं बोलेंगे लिविंग। बट अगर आपको बोले कि लिविंग के बारे में बताओ, तो आप इसको तो नॉन लिविंग बोल दिया आपने, बट लिविंग को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो लिविंग को कह दोगे मैम देखो बोल रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं, चल रही हैं, है ना। और हम चल रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, अंदर बहुत सारे काम भी कर रही है, सेल्स भी हैं, लिविंग थिंग सेल्स की बनी हुई है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। तो जैसे कि ऐसे ही शुरुआत कर लेते हैं एक छोटी सी चीज़ की। तो हमने क्या देखा कि जो लिविंग है हम उसको बहुत सारे पार्ट में सोचने की कोशिश करते हैं कि मे बी लिविंग हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, उसके पास रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है। जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ने यहाँ पर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मैम ये डेफिनेशन है, तो यू आर रिस्पॉन्डिंग मी, है ना। आप लिख लोगे। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बच्चों नोट्स बना लो, तो बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बनाने लग जाएंगे। तो यू रिस्पॉन्डेड टू मी, है ना। तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इसमें हो, मे बी एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, टू सेंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन जो ग्रो कर रहा हो, है ना, हम उसको भी बोल सकते हैं लिविंग। जो ग्रो कर रहा हो, ग्रोथ शो कर रहा हो, हम उसको भी लिविंग बोल सकते हैं। या फिर हम और किसको लिविंग बोल सकते हैं, जिसमें है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जिसमें क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, है ना। या फिर किसी में एबिलिटी क्या है, एबिलिटी है मेटाबॉलिज्म की। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, रिएक्शंस हो रही हैं, मैंने अभी बोला ना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और मे भी हो सकता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही हो, सेल्स की बनी हो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें हमारे माइंड में आती हैं जब हम किसी चीज़ को हमें जो दे दी जाए, हमारे हाथों में थमा दी जाए और हमें बताना हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बट ये सारे कन्वेंशनल आइडियाज़, हम हर चीज़ को पढ़ने से पहले बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, बट उसमें से कुछ हम फाइनलाइज कर लेते हैं और हम उनको स्टडी करके एकदम प्रूव करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है और नॉन लिविंग है, कैसे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग को डिफाइन करने के लिए अपन ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा, कुछ पैरामीटर्स ले लिए। व्हाट इज लिविंग को डिफाइन करने के लिए वी टुक फ्यू पैरामीटर्स। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स क्या हैं, देखो बच्चों, पैरामीटर्स क्या हो गए हमारे पास, ठीक है, पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे टू डिफाइन लिविंग।
ठीक है। अब इसके लिए बेटा, इसके लिए अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, हमारे पास ऐसे हमने दो फीचर्स ले लिए, ऐसी हमने दो प्रॉपर्टीज ले ली जो कि हम ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हम उस फीचर को एक लिविंग बीइंग का फीचर बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर उसे कह सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अपने पास दो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलो बच्चों, तो पहला अपने पास क्या है, एक तो हमारे पास फर्स्ट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब आप चाहे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल लो या फिर फीचर बोल लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर फीचर। ओके, चलो ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर फीचर, ये बात हो गई यहां पर। अब हमारे पास क्या चीजें हैं जो हम कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या है, वो वाली प्रॉपर्टी जिसको हम डिफाइनिंग बोलेंगे। सपोज कर लो इसमें से मैंने बोल दिया कि ये वाली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सक्लूसिवली इज ओनली बुक्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो मुझे किसी और में नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक्सक्लूसिवली इज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको किसी और में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनीवन, वो एक्सक्लूसिव है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास इसके लिए क्या है कि इट मे हैव एक्सेप्शंस, मतलब एक प्रॉपर्टी जिसमें मैं ये कह दूं कि इसमें एक्सेप्शंस है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे खड़ा कर लिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को और मैंने बोला कि ये ए प्रॉपर्टी या ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग्स में मिलती है, लेकिन मैंने उसमें भी देखी है जो कि नॉन लिविंग है, तो इट मे प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, may found in other organism। ठीक है, may have exception। ठीक है, may found in other मतलब नॉन लिविंग। अब यहां पे हमारे साथ हमने इसको क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा कि आपकी इट शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग। ठीक है, इट शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग। नेक्स्ट आपके पास है इट शुड नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये इट शुड बी प्रेजेंट इन, क्या लिखा है, इट शुड नॉट बी नॉन लिविंग। ठीक है, और सेकंड क्या है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ऑल राइट, तो ये अपनी बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की।
अब आगे चल लेते हैं हम किस बात पर। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपकी, देख लो बच्चों। वो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो आपकी होने वाली है, पहली प्रॉपर्टी लिविंग के लिए क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि सेल सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, इट इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको पता है कि कोई भी लिविंग बॉडी इसके बिना नहीं बनी हो सकती है ना। सेल, मैं वो वाले सेल की बात नहीं कर रही हूँ जो बैटरी वाला, उसकी बात नहीं हो रही है, सेल। तो ये मतलब जब हम लिविंग को बोलते हैं कि ये लिविंग है, तो सेल एक बेसिक यूनिट है, उसके बिना आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। आप चाहे वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल पे चले जाओ, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे चले जाओ, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स पर चले जाओ, सब के सब सेल से बने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है, यहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मुझे आप ये बता दो, क्या ये किसी और में प्रेजेंट है, क्या ये किसी और में प्रेजेंट है, सेल नॉन लिविंग में है, या कोई मुझे ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बता दो जिसमें सेल नहीं होती है, मुझे कोई बता दो तो हम जान लेंगे। अब कोई मुझसे आकर के ये बोलेगा कि मैम वायरस एक सेल है या नहीं, तो अभी जब वायरस को डिसाइड ही नहीं करा है कि वो नॉन लिविंग है या क्या है, तो हम कैसे उसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट अपन चल लेते हैं सेकंड पर, जो कि क्या है आपके पास है मेटाबॉलिज्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, तुम्हारी बॉडी के अंदर तामझाम करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को सारे तामझाम करने के लिए जितनी भी रिएक्शंस की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम उसे, मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे क्या आ गया कि सम टोटल ऑफ all the reactions required for the survival of a, और पता है एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताऊं कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इनसाइड अ बॉडी ऑफ लिविंग, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग बीइंग, दिस इज नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। अब बेटा मेटाबॉलिज्म आपके दो तरीके के होते हैं, मेटाबॉलिज्म आपके दो तरीके के होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड से आया है और जिसमें हम मेटाबॉल को बोलते हैं, मेटाबॉल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मेटाबॉल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्रीक वर्ड से बना है मेटाबॉल, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म यहां पे क्या है कि मेटाबॉलिज्म आपका दो वर्ड से दो टाइप का है। एक तो आपका है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है चीज का। एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है किसी का, ठीक है। ये दो तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है ना। चलो, मेटाबॉलिज्म यहां पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन,
और यहां पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाओ, प्यारा सा डब्बा बनाओ। ठीक है, दिमाग का डब्बा नहीं बनाना है, अपना यहाँ पे डब्बा बनाना है कॉपी में, कि जब क्या होता है, जब आपका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म किससे ज्यादा होगा, एनाबॉलिज्म से, तो क्या होगी, डी ग्रोथ। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ कैसी हो रही है, नेगेटिव। जब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बराबर है तो क्या हो रही है, नो ग्रोथ। ठीक है, और अगर कैटाबॉलिज्म छोटा है एनाबॉलिज्म से तो क्या हो रही है, ग्रोथ कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये ग्रोथ के रिलेशन में एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का रिलेशन बता दिया है, ग्रोथ का मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब आप ही तो मुझे बताओगी, क्योंकि डाउट्स तो आपके ही होंगे कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, हम इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं। बता दो मुझे, कहीं और रिएक्शन हो रही है, आप बता सकते हो ना मुझे कि रिएक्शन कहाँ हो रही है, किस ऑर्गेनिज्म में हो रही है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, और जब रिएक्शंस की बात होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि मैम अगर क्या हो रहा है, रिएक्शन आपकी, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक रिएक्शन है, और रिएक्शन अगर मैम कैसी हो, रिएक्शन अगर मैम इन वाइट्रो हो। ठीक है, इन वाइट्रो मतलब बॉडी के बाहर, और इन वीवो हो। ठीक है, तो अगर रिएक्शन इन वाइट्रो हो रही है तो वो ऑब्वियसली एक सिस्टम मेंटेन किया हुआ है जिसमें वो रिएक्शन हो रही है ना। एक हमने सिस्टम मेंटेन किया हुआ है बेटा यहाँ पे, जिसमें क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इन वाइट्रो एंड इन वीवो। डेफिनेटली इन वीवो किसी बॉडी के अंदर हो रही है तो वो एक लिविंग क्या होगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है ना। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इन वाइट्रो हो रही है, इन वाइट्रो हो रही है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट श्योरली इट इज अ लिविंग रिएक्शन। क्योंकि आप मुझसे बोलते हो कि मैम हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो रिएक्शंस हो रही हैं, और डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर वही मैं सारे सेटअप करके एक टेस्ट ट्यूब में अगर मैं वो रिएक्शन को करूं तो क्या मैम वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग बीइंग का कोई पार्ट नहीं है, तो क्या हम उसे लिविंग नहीं बोल सकते, नहीं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक लिविंग रिएक्शन है, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, विदाउट एक्सेप्शन जिसमें ये सारी चीजें पाई जाएंगी, वो क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। सिर्फ एक डाइजेशन प्रोसेस से या सिर्फ एक चीज से हम ये नहीं कह सकते, हम सारी प्रोसेसेस के इंटरेक्शन से एक बॉडी अपना काम फंक्शन करती है, तो हम एक एक को ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, हम उसे क्या बोलेंगे, वो डेफिनेटली क्या है, लिविंग रिएक्शन है। श्योरली आर लिविंग रिएक्शन इट इज। ठीक है, नेक्स्ट अपन चल लेते हैं कौन से वाले पर, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्यूलर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चल लेते हैं किस पर, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ तो अभी समअप ही नहीं किया है हमने, चलो दूसरी स्लाइड ले लेंगे। यहाँ पर अभी हम क्या समअप कर देते हैं कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ग्रोथ, दैट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड फीचर जो कि क्या है, ग्रोथ है। चलो ग्रोथ की बात करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में बातचीत, विचार करना। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टर है। ट्विन कैरेक्टर कैसे, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर। अब एक बात बताओ, ये हमेशा टेढ़ा क्यों चला जाता है? सुनते जाओ बात को आराम से, कि अगर ट्विन मतलब जुड़वा फीचर है, ग्रोथ क्या एक जुड़वा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैसे, ट्विन फीचर ऑफ ग्रोथ क्या है, एक तो इंक्रीज इन मास, ठीक है, एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों क्या है, ट्विन फीचर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब यहां पर इंक्रीज इन मास होगा तो क्या इंक्रीज इन साइज नहीं होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, ये सारी चीजें होंगी, है ना। ग्रोथ अगर होगी तो ये चीजें भी होंगी, है ना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एग्जाम्पल हम किसका ले लें, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, अगर आप काउंट करोगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन नंबर भी ग्रोथ कहलाएगा, और इंक्रीज इन मास भी क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। अब यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आने वाला है ग्रोथ से रिलेटेड, वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। अगर मैं बात कर लूँ कैसी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक ये रहा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस, है ना, प्लस ग्रो भी कर रहा है। तो फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव पार्ट्स, है ना। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन एंड इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी होगा फॉर यूनिसेलुलर, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया, है ना। तो ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी होगा, लेकिन सिर्फ किसके लिए है, यूनिसेलुलर के लिए है। अब आपके पास ग्रोथ के लिए एक नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, या तो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है।
प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें बच्चों, तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इतनी ग्रोथ होगी। प्लांट को आप घास को काट दो वो बढ़ती रहेंगी, प्लांट की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है ना। हमारी क्या बढ़ती है, आफ्टर अडोलेसेंस हमारी हाइट ही नहीं बढ़ती है, थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो हम एनिमल्स में हाइट को डिफाइन करते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, बट प्लांट्स में नहीं कर सकते। तो ग्रोथ इज indeterminate। यहां पे आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। यहां पे और क्या हम लिख सकते हैं, इनडेफिनेट। यहाँ पे कैसी होती है, डेफिनाइट होती है ग्रोथ, ठीक है। प्लस प्लांट्स में ग्रोथ और कैसी हो रही है, एक तो आप बता सकते हो, प्लस ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है। ग्रोथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, आप बता सकते हो कि यहीं पे सिर्फ ग्रोथ हो रही है, ये क्या हो रहा है, इट इज नॉट लोकलाइज्ड। और ये क्या है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं से भी कोई चीज कोई भी पत्ती बढ़ जाती है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रोथ है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पे ये है कि जो ग्रोथ होती है बेसिकली कॉन्टिन्यूअस है, वो होती रहती है ना, जिसको एक टाइम के बाद वो क्या करेगी, स्टॉप कर जाएगी एनिमल्स के केस में, बट प्लांट के केस में वो स्टॉप नहीं करेगी। कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, स्टॉप एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, ये बात हो गई आपके प्लांट्स की। अब आपके पास एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ के ऊपर भी मेरे पास 2 पॉइंट्स और हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ के ऊपर भी हमारे पास पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपको लिविंग में मिलेगा और एक आपको नॉन लिविंग में मिलेगा, ठीक है। अगर आप बात करते हो बच्चों लिविंग की, आपने देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या ऐसा हुआ है कि मेरी उंगली को बड़ा होना है तो यहाँ पे जो छोटी उंगली थी उसके आगे ही ऐसे बड़ी हो जा रही है, नहीं, अंदर से हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। यहां पे कैसी होती है ये एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप ले लो, क्या होता है, इंटरनली चीजें क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, है ना, एपोप्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे बच्चों कैसा होता है, यहाँ पे देखो क्या होगा कि सरफेस ग्रोथ होगी, इंटरनल नहीं होगी, सरफेस ग्रोथ होगी। जैसे कि आप देखोगे डिपोजिशन होता है किस चीज का, डिपोजिशन ऑफ सैंड ऑन सैंड ड्यून्स, है ना। ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल होता है, सरफेस पर होता है, और ये कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, इंटरनली सिंथेसाइज होती हैं चीज़ें, वहाँ पे सिर्फ बाहर से चीज़ें आकर के इकट्ठा हो जा रही हैं। हमारी स्किन ऐसे थोड़ी बढ़ रही है कि एक के ऊपर लेयर्स आती जा रही है, नहीं, वो डिग्रेड होगी तो वो अंदर से स्किन ग्रो करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सरफेस ग्रोथ होती है, यहाँ पे कैसी होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। अब और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ग्रोथ यहाँ पे क्या है, परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल है। ये कैसी है, परमानेंट एंड इररिवर्सिबल,
ठीक है, और ये कैसी है, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर कोई पूछे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक, तो आप बोलना कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर कोई बोले कि इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो नहीं। अगर कोई बोले इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो वो क्या है, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, तो आपको ये सारी चीजें तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। ओहो, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ओके, तो हमें ग्रोथ के बारे में पता चल गया। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि अपना क्या है, रिप्रोडक्शन है बच्चों। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू मेक ओन प्रोजेनी, है ना, एबिलिटी टू मेक ओन प्रोजेनी। अब प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। आपके पास दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल होता है ये, प्लस ये कैसा हो सकता है, सेक्सुअल, है ना, दो तरीके के होते हैं। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है क्या, बाइनरी फिजन, है ना। अब बाइनरी फिजन में क्या चल रहा होता है बच्चों, बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है अमीबा, हमारे पास चप्पल आ जाती है पैरामीशियम, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब आपके पास सेकंड क्या है यहां पर, बडिंग। बडिंग आपका किस में होता है, हाइड्रा, ईस्ट, राइट, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास, और मुझे बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, अपने पास रीजनरेशन आ गया। रीजनरेशन से किस में होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कोई एक पार्ट है वो उसने क्या किया, फिर से रीजनरेट कर दिया। जैसे मेरी फिंगर्स कट गई तो ये दोबारा से फिंगर बना देंगे, जो लॉस्ट पार्ट है उसको फिर से डेवलप कर देगी मेरी ये बाकी बची वाली बॉडी, राइट। तो ये होता है रीजनरेशन। आप क्या इस रीजनरेशन से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, तो आपका हर जगह प्रॉपर रीजनरेशन नहीं पाया जाता है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म लॉस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लॉस्ट पार्ट बोला है मैंने, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रू रीजनरेशन आपको प्लेनेरिया में मिलेगा, लेकिन और किसी में, बाकी सब में नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके पास स्टारफिश है, स्टारफिश में आपको रीजनरेशन दिखने को मिलेगा, ठीक है, आपको प्लेनेरिया में दिखेगा, प्लेनेरिया वॉर्म है, ठीक है, स्पेलिंग सही है, राउंड वॉर्म। अब आपके पास यहां पर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन को जो टाइप है, रीजनरेशन हो गया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जैसे कि बॉडी है, अपने पास एक फ्रेगमेंट एल्गी है स्पाइरोगायरा जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगी, इसके फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग हैं, अगर ये डिवाइड करके ये अलग अलग ऐसे आ गए तो ये एक न्यू एल्गी में क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो स्पाइरोगायरा है अपने पास एल्गी, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है इस केस में। नेक्स्ट आपके पास एक और है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइप के स्पोर एल्गी में कौन से स्पोर्स बनते हैं, एल्गी में अपने पास जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। आपके पास फंजाई में स्पोर्स बनते हैं, फंजाई में जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया स्पोर्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। ये क्या है, स्पोर है, कोनिडिया जो है स्पोर है जो कि फंजाई में सबसे ज़्यादा बनता है और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब मैं यहाँ पे समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ वो आपको ये कर रही हूँ कि रिप्रोडक्शन के तरीके सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में और इनमें बहुत अलग अलग होते हैं। अब रिप्रोडक्शन आपको अगर मैं बताऊँ एक्सेप्शंस यहाँ पर पे कुछ एक्सेप्शंस अगर अपन यहाँ देखें तो जैसे कि हमारे पास स्टेराइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेराइल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम स्टेराइल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे कि वर्कर हनी बी, म्यूल, हाइनी, ठीक है, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, है ना। तो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि रिप्रोडक्शन आपको इसमें भी मिल रहा है, इन लोगों में भी आपको रिप्रोडक्शन मिल रहा है। तो क्या आप कह सकते हो कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं, क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन ये प्रेजेंट नहीं है किसमें, ये क्या हो गया बच्चों, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की कि इसमें और क्या कहानी है, तो मैंने बताया था कि अगर ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो दोनों क्या हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, साथ के साथ हो रहे हैं। और अब हमने देख लिया है कि ये नॉन लिविंग में तो प्रेजेंट नहीं है, बट लिविंग्स में ही एक्सेप्शंस हैं जिसमें रिप्रोडक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ डेफिनेटली लिख सकती हूँ बच्चों की रिप्रोडक्शन क्या है, reproduction is the characteristic property of living organism. Is not defining property ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस चीज़ को सम अप कर देते हैं। अपने पास एक लास्ट टॉपिक और रह गया है इस व्हाट इज़ लिविंग के केस में, और मुझे लगता है अब आपको व्हाट इज़ लिविंग क्या है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है अपने पास, क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये है हमारे पास कॉन्शियसनेस, जो कि क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये क्या होता है,
एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा कि जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या स्टिमुलस हो सकते हैं? आपके जो स्टिमुलस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी बायोलॉजिकल, ठीक है, दे कैन बी केमिकल, दे कैन बी फिजिकल, ये सारे तरीके के ये हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे तरीके के ये क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब आपके पास अगर हम बात कर लें, एक मेरे बारे में बात कर ले, मैं बात कर रही हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो ये कॉन्शियसनेस हो गया। कोई आकर के यहाँ गरम बर्तन रख दे, चिमटा रख दे, तो क्या हो गया? मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, है ना। कोई डॉगी मेरे पीछे भाग रहा है तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। आपको किसी को बहुत जल्दी घर पहुंचाना है, आप उसके पीछे डॉगी को छोड़ दो, भोगता भोगता वो बच्चा इतनी तेज भागेगा कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगा, तो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग। अब क्या हो रहा है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, अगर आप उसको टच करोगे तो क्या होता है? वो थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है, आपके टच को रिस्पॉन्स करता है। सनफ्लावर सन की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। पत्तियां, कुछ पेड़ भी क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं सन की तरफ। और कुछ टेंड्रिल सपोर्ट ढूंढती हैं, तो वो क्या करेंगी? वॉल्स को ढूंढेंगी। जैसे कि आपने मनी प्लांट में देखा होगा, वो अपने रूट्स को क्या करेंगी? उससे होल्ड करने की कोशिश करेंगी। तो ये सारे प्लांट्स, एनिमल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कॉन्शियसनेस ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं एक और बात बोलूं यहाँ पे आपको, जो कि बात मेरी क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करूंगी कि मुझे तो आज ना ऐसे बन के जाना है, आज मैं ये नेल पेंट लगा के जाऊंगी, या कोई मे बी डिफरेंट पर्सन सोचेंगे कि मैं आज ये वाली जीन्स पहन के जाने वाला हूँ, मैं आज ऐसे करूंगा, मुझे ऐसे लगना है, मुझे उसने ये बोल दिया है, मुझे उसने ये बोल दिया है। ये सब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस। अब ये बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो नहीं है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो आपके साथ यहाँ पे करनी है, वो ये है कि अगर आप एक ब्रेन डेड पर्सन की, कोमा पर्सन की बात करते हैं, तो क्या बात हुई? ठीक है, कोमा पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि फुल सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं है, पार्शियल कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है इस पर्सन में। ये क्या पर्सन क्या कर रहा है? रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल, रिस्पॉन्डिंग टू आर्टिफिशियल सिस्टम, है ना। हम उसकी बॉडी में कोई भी दवाई इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो बंदा ट्रीट हो जाए, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स तो कर रही है ना। लेकिन आप उसको कहोगे मुझे सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, बट वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंटरनली सारे काम चल रहे हैं बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फुल कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। यहाँ क्या होता है? फुल कॉन्शियसनेस पार्शियली कॉन्शियस होता है, ठीक है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस,
अब मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर मैंने लिखा है कि नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस बंदे को नहीं पता कि क्या हो रहा है, कि आपको पता है कि आपको कैसा लग रहा है, तो ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात ना करें, उसको इतना तो पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, हल्का बहुत तो आइडिया होता है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो उसमें पार्शियल होता है, पार्शियल कॉन्शियसनेस होती है। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, हम उसे क्या बोल रहे हैं कि वो पर्सन क्या है, ब्रेन डेड है, लिविंग है बट ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कॉन्शियसनेस वाला पार्ट नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, बट बाकी काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म की बात करी थी हमने। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन ये वाला कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, सबसे पहले ये कौन से वर्ड से मिलके बनी है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से बनी है ये। ठीक है, वर्ड जिसमें बायो का मतलब है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब है फॉर्म्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, फॉर्म्स, एंड बायो का मतलब क्या है, लिविंग। अब बायोडाइवर्सिटी ग्रीक वर्ड है, ये पता चल गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब कितने टाइप के हैं ये, बहुत सारे टाइप के हैं, कितने हैं, ऑलमोस्ट 13 to 14 बिलियन, 13 to 14 मिलियन स्पीशीज, बिलियन नहीं मिलियन स्पीशीज are present on our planet। ठीक है, अब इसमें से कितनी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, 13 to 14%, 13 to 14% are discovered so far। वो भी किसके अकॉर्डिंग, वो भी अर्नस्ट मेयर के अकॉर्डिंग। अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट था जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इतनी स्पीशीज नहीं, ये आपके IUCN के अकॉर्डिंग है, IUCN ने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जो कि हैं इतनी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर हम इसका लैक्स में कन्वर्जन करें तो ये हो जाएगा 13 लाख टू, इसका 13% कितना होगा, 17 to 18 लाख, है ना, या फिर 17 to 18 मिलियन, 1.7 to 1. ठीक है, इन दोनों में से आप कितना भी बोल सकते हो कि 13 to 14% स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, उसका 1.7 या 1.8 मिलियन या फिर 17 to 18 लाख स्पीशीज अपनी अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अब बात क्या आती है, इतनी सारी स्पीशीज को पढ़ने के लिए चाहिए बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा टाइम, और अगर आपको पता ही ना हो कि किस स्पीशीज का कहाँ से लेना देना है, कौन किस गांव की है, किससे उसकी रिश्तेदारी, अगर यही नहीं पता होगा तो आपको क्लासिफाई करना, आपको किसी को ढूंढना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए हमारे पास
एक ब्रांच आई साइंस में जिसमें हमने क्या किया, सारी चीजों को बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अरेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत छोटी क्लास में सेपरेशन टेक्निक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या सिखाया जाता है कि हम चीज़ों को सेपरेट क्यों कर रहे हैं। हम उनको बेस्ड ऑन आर यूजेस, बेस्ड ऑन आर नीड्स, बेस्ड ऑन देयर शेप्स, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ों के बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतने ही फीचर्स को नहीं लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स को लेंगे और चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे। लेट्स से अगर आपके घर में राशन पानी आया तो आपकी स्टेशनरी आई होगी, आपके स्नैक्स आए होंगे, आपका दाल और बाकी सारी चीज़ें, चीनी, चाय पत्ती, ये आई होंगी। मे भी बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट आया होगा, तो आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, आप फ्रिज में रख दोगे। आपको पता है दाल, चीनी ये बहुत टाइम तक चलेंगे, आप उसको अलग कंटेनर में रख दोगे। आपको पता है स्टेशनरी की जगह इस जगह पे मैं पढ़ने जाता हूँ तो मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर ढूंढूंगा, खेलने का सामान कहीं और। तो इससे आपके काम, आपके फर्दर डेली टू डेली काम इजी हो जाते हैं। अब डेली टू डेली काम का मतलब यही नहीं है ना कि आप यही सिर्फ कर रहे हो, घर के खाने पीने बस यही चल रहा है, और भी जिंदगी में चीजें चल रही हैं। साइंटिस्ट के लिए डेली टू डेली काम क्या है, इन स्पीशीज से डील करना। अब इनको इसके बारे में अगर जानना है तो ये बहुत ही ईजिली पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे कि मुझे इस टाइप के ये यहाँ मिलेंगे, या फिर कोई नया डिस्कवर हुआ है, अच्छा ये तो इससे मिलता जुलता है, मैं इस वाले ग्रुप में फेंक देता हूँ। तो हमारी स्टडीज को बहुत ईजी बना देता है क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट, है ना। उसी के लिए अपने पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब ये टेक्सोनॉमी क्या है, अगेन ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ये क्या है, अगेन आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड में टेक्सो क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है, प्लस नोमो क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि क्या करती है, deals with the arrangement of species on the basis of rules and regulation. Branch of science deals with arrangement of species based on rules and principles, ठीक है। ओके, ये तो हो गई आपकी क्या, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब हम थोड़ी सी और चीजें कर लेते हैं, जैसे कि इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर, ठीक है, टर्म किसने दी थी, फादर कौन है, ठीक है। इतनी चीजें हम और देख लेते हैं। तो आपके पास फाउंडर कौन है, एरिस्टोटल, टर्म किसने दी थी, एपीडे कैंडुले। इतना याद नहीं रखना है, बट स्टिल क्योंकि अब आपका इस चैप्टर में से जैसे कि मैंने बताया है कि टेक्सोनॉमिकल ये डिलीट हो चुका है, तो मे बी ये थोड़ा सा इन डिटेल दे सकते हैं, पर एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आता है। और ये कौन है, कैरोलस अपने, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई एक दूसरी चीज। तो आपके पास 3 ब्लॉक हैं इससे रिलेटेड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिटरली कैसी है, इसके लिए आप बने रहिए और ये हम स्टार्ट करें इसकी थोड़ी सी कुछ समझने वाली बातें। टेक्सोनॉमी आपकी 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, और एक होती है आपकी क्या, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। सबसे पहले मैं आपको इसके
अंदर और बताने वाली हूँ, पहले वो चीज़ें देख लो क्योंकि आप फिर ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। टेक्सोनॉमी एलिमेंट्स, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ये आपको क्लियर हो और यह आपको रटा हुआ हो, क्योंकि इसमें से क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं हमेशा याद करने के लिए बता देती हूँ ये चीज़ें कि टेक्सोनॉमी के जो एलिमेंट्स हैं, बेसिस हैं, वो क्या हैं, आप किसी का अरेंजमेंट करोगे किन बेसिस पर करोगे, क्या वो बेसिस हैं 5। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले अपने पास है CNC बिस्किट, CNC है ना, थोड़ी सी नमकीन बिस्किट होती है, उसी से याद रखना है क्या, CINC, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CNC बिस्किट, लेकिन बच्चों प्लीज आई डाल देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। CNC बिस्किट से याद करना है, ये क्या है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ये क्या है, नॉमेनक्लेचर, फिर क्या है, क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है देखो, अब सिंपल सी चीज मैं आपको एक कहानी की तरह बता देती हूँ। आपको एक ऑर्गेनिज्म मैंने पकड़ा के रख दिया, ये पेन है, आप क्या करोगे, बताओगे कि मैम इस पेन की हाइट इतनी है, ऊपर से ये इस राउंड शेप में है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है, आगे से पॉइंटेड है, आपने ये कैरेक्टर्स लिख दिए। पहला स्टेप, किसी चीज को भी देख करके आपका क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ओ मैंने एक और चीज देखी थी ऐसी, ओ ये उससे मिलता है, चलो जाते हैं उस वाले ग्रुप में, फिर देखेंगे उसके अंडर भी वो किससे मैच कर रहा है। ऐसे ऐसे करके आप चीज़ों को फर्दर बढ़ोगे और आप आइडेंटिफाई करके क्या करोगे कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप का है, ग्रुप से आइडेंटिफाई करके आप उसका नामकरण करोगे। नामकरण करने के बाद आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन इसके ऊपर लिख दोगे कि इसका नाम ये है, ये इस खानदान से है, ऐसा दिखता है, आपने उसकी क्लासिफिकेशन पूरी की पूरी लिख दी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किस चीज़ की, आपकी बात हो गई है ये टेक्सोनॉमी के एलिमेंट्स की। ठीक है, ये क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब अगर हम आगे आ जाएं, अब अगर हम आगे आएं तो वो क्या है, आपके पास टेक्सोनॉमी दो तरीके की है। ठीक है बच्चों, टेक्सोनॉमी की बातें सारी इसी पेज पे खत्म करके चलेंगे। टेक्सोनॉमी, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी है जो कि हमारे पास क्या है, एक तो है क्लासिकल और एक है अपने पास मॉडर्न। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या किया है, बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग, मतलब हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं बट बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हुए हमने उसको अरेंज किया है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर को देख करके किया है। ओके, हमने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, बट ये किसके बेसिस पे हुआ है, ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है। ओके, ऑल राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कि क्या है, अगेन जो आपका एक क्वेश्चन बन रहा है वो कि क्या है, टेक्सोनॉमी वर्सेस क्या, सिस्टमैटिक। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत ही सम अप वाले वे, मतलब ऐसे तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें ही यहाँ पे क्या हों, पता हों। ठीक है, तो सारी चीज़ों को लिखते जाओ कि कितने पॉइंट आपने इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी की, टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, एक तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये क्या है,
लेटिन वर्ड है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, CINC, ठीक है, ओनली टेक्सोनॉमी की को जब हम करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं CINC प्लस हम फाइलोजेनी को भी देखते हैं। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, एक तो बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया और एक यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी हमने कर लिया है। इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास आ जाती है कौन सी चीज, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नॉमेनक्लेचर आपको पता है, नामकरण करना। CINC बच्चों, CINC बिस्किट खाओ, C का मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो अगर मैं आपसे नॉमेनक्लेचर की बात करूं डिटेल में, तो यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं, जो कि क्या है आपके पास, जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब जैसे कि मेरा नाम ले लो आप, मेरा नाम है नीलम राजपूत, तो ये नाम हमने कंसिडर कर लिया। किसी का नाम है मे बी हमारी एक टीचर भारती सिंह करके, हम उनका और कोई सरनेम रख दें, या हम किसी और का नाम लें जिसमें क्या है 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि नाम अलग अलग, जैसे कि क्या होते हैं, अक्षर अलग अलग, वर्ड्स हैं काफी सारे। मेरे नाम में सिर्फ 2 वर्ड है तो हम उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। किसी के नाम में 3 वर्ड है तो हम उसको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर देंगे। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रपोजल कौन लेके आया था, किसने इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय, या फिर क्या, इसका साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे हमने, क्या है, कैस्पर बोहिन। कैस्पर बोहिन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने कौन सी बुक में लिखा था, पाइनेक्स बुक में लिखा था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रपोजल इसने इसमें लिखा था। अब अगर हम आगे बात करें तो प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, प्रिंसिपल्स या रूल्स, प्रिंसिपल्स दिए थे आपके कैरोलस लीनियस ने। किसने दिए थे, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। ओके, कौन सी बुक में लिखा था, फिलोसफिका बोटानिका, फिलोसफिका बोटानिका। कौन सी ईयर में, 1751 में, ठीक है, कौन सी ईयर में दिया था, 1751 में। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट यूजेस, मतलब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का पहली बार यूज कौन सी किताब में हुआ था, किसके लिए हुआ था, फर्स्ट यूजेस ऑफ फॉर प्लांट्स, ठीक है, फॉर प्लांट्स। तो ये किस किताब में हुआ था हमारा, किसने दिया था, सेम कैरोलस लीनियस ने, और सिस्टमा प्लांटेरम, सिस्टमा प्लांटेरम, ठीक है। (1753). ओके, अब हमारे पास एक और चीज है जो कि क्या है, फर्स्ट यूजेस फॉर एनिमल्स। सेम साइंटिस्ट, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, ये इस किताब में दिया था। ओके, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो देखो, ये इसने दिया था 1 अगस्त, आई गेस 1 मई को दिया था या 1 अगस्त को ही दिया था। ठीक है,
1 अगस्त को दिया था। अब आगे चलते हैं और किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने क्या कर दिया, कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स को याद कर लिया है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास और क्या टॉपिक्स रह गए हैं ये देख लेते हैं। हाँ, ये पढ़ लेते हैं कि क्यों बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाता है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़ा जाता है, रीजंस, ठीक है। क्योंकि लोकल नेम्स या फिर हम कह सकते हैं वर्नाक्युलर नेम्स कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी साइंटिस्ट को सारे काम करने में। प्लस साइंटिफिक नेम्स, नॉर्मल साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, जो कि क्या है, डेड लैंग्वेज है। तो ये क्या हो सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज, ये टाइम से चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर को किया। अब हमारे पास कुछ कोड्स हैं, कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उनको देख लेते हैं। ओके, चलो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहीं पे लिख लें या कहीं और, ICBN, ठीक है। एक सेकंड रुको, है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ कि आपको ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, ICZN, ICBN, ICZN, ICNB, ICVCN, और हमारे पास कोई और रह गया है, IC इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP, ठीक है। तो सबसे पहले जो IN है, आपको आंख बंद करके इंडियन, इंडिया गेट, इंडोनेशिया, कुछ भी आ जाए, कुछ भी मार्क नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, ठीक है। ये सब में सेम होगा, ये सब में क्या होगा, सेम होगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of bacteria, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस
इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल एंड क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे नेम्स हो गए। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें किस चीज की, इनके अलावा हमारे पास और क्या चीजें रह गई हैं, रूल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यही रह गया है या फिर हमें कुछ और भी पढ़ना है? हाँ, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हम क्या करेंगे, अब रूल्स करेंगे, तो वो देख लेते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब पहला रूल है बेटा, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूल क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट करता है टू कंपोनेंट्स को, ठीक है, कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स। एक क्या होता है, एक होता है जेनेरिक एपिथेट और एक क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं जीनस, इसको क्या बोलते हैं, जीनस, और इसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक नाम ले लें, एग्जाम्पल हम ले लें एक नेम का, एग्जाम्पल है अपने पास मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मेंजीफेरा इंडिका में इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक मैं आपको बताना चाह रही हूं, क्या ये ठीक है, देखो ये मैंने जो बॉक्स बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं कि आपका जो जीनस होगा, आपका जो जीनस होगा वो उसका लेटर कैसा होगा, सेकंड, या आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा कि जो जीनस का लेटर, जीनस लेटर कैपिटल, ओके, दिस वुड बी कैपिटल, और स्पीशीज का लेटर, स्पीशीज का लेटर कैसा होगा, स्मॉल, स्पीशीज का लेटर कैसा होगा, स्मॉल। ओके, फर्स्ट, थर्ड रूल क्या है, वेन एवर दे आर हैंड रिटन, वेन एवर, जब भी बोला जाए हैंड रिटन, हैंड रिटन हो गए तो क्या होगा, हैंड रिटन होंगे सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ओके, सेपरेटली आप इन्हें क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अब जब आप इनको प्रिंटेड करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंटेड इटैलिक्स में होंगे। ठीक है, और अगर क्या होता है, अगर आपको नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, तो आप उसको सही कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को आप सही कर सकते हो। बट वेन एवर दे आर हैंड रिटन, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, दे कैन बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। एंड फोर्थ क्या है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर
written in Latin language। अब पता है ये तीनों चीजें मैंने एक साथ क्यों लिखी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन बनता है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो क्या लिखते हैं, दीज आर रिटन इन लेटिन लैंग्वेज, दे आर इन लेटिन लैंग्वेज, मतलब भाषा अलग है, भाषा हिंदी है बट लिपि तो अलग हो सकती है ना। मतलब आप लिख किस तरीके से रहे हो, जैसे कि कैलीग्राफी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, फॉन्ट अलग अलग हो सकते हैं ना। उसने ये नहीं बोला है कि आपने लिखना इटैलिक्स में है, प्रिंट करना इटैलिक्स में है, लिखना है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, रिटन इन लेटिन लैंग्वेज एंड प्रिंटेड एंड रिटन इन, मतलब रिटन इन लेटिन लैंग्वेज। तो ये रिटन लेटिन लैंग्वेज भाषा है, बट जो प्रिंटेड होगा वो इटैलिक्स में होगा, और हैंड रिटन जब हाथ से आप उस लेटिन लैंग्वेज को लिखेंगे तो आप अंडरलाइन करेंगे। ये इन तीनों चीज़ों का मतलब है। तो प्लीज़ जब आप क्वेश्चन देखो तो प्रेफरेंस को देख करके मार्क करना, प्रेफरेंसेस देखना कि किसको हम क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, अब आपके ये दो चार कितने फॉर्मूले हो गए हैं, 4 फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, यहाँ पे ये भी वर्ड आ जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। अब बच्चों इसके बाद क्या है और चीजें हैं हमारे पास, ये 4th रूल हो गया। 5th रूल क्या है, ईच कॉम्पोनेंट, मतलब जीनस के पास भी 1 to 12 लेटर हो सकते हैं। ठीक है, स्पीशीज के पास भी 1 to 12 लेटर हो सकते हैं, 1 से 12 लेटर इनमें मिनिमम हो सकते हैं सब में। ठीक है, इन दोनों ही कंपोनेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, अगर एक नाम के 6th क्या है, सिनोनिम। अगर एक नाम आपके क्या है, चुन्नू मुन्नू चिंटू मिंटू सारे नाम हैं आपके, तो आपके क्या हो गए, वो निकनेम हो गए, वो क्या हो गए, सिनोनिम। लेकिन जो सबसे पहले फर्स्ट नेम इज गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट नेम को क्या दी जाती है, प्रायोरिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ओके, जो नाम सबसे पहले आया है उसका नाम लिखा जाएगा। 7th क्या है, साइंटिस्ट नेम। साइंटिस्ट नेम इज इन नॉर्मल इटैलिक्स। ठीक है, इट इज नॉट इन इटैलिक्स, इट इज नॉर्मल होगा। साइंटिस्ट का नेम कैसा होगा, नॉर्मल, कैपिटल लेटर पहला, फर्स्ट कैपिटल लेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखो, मैंजीफेरा, इंडिका, लेन। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप एल डॉट लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं। इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, इसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और फिर आपका ये ऐसे लिखा जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ लिख दो, सेम चीज़ आप यहाँ लिख दो। ओके, अब मैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर जगह नहीं बची है, बट स्टिल वी विल फाइंड अ प्लेस हियर। जैसे कि 8th पॉइंट क्या है, अपने पास क्या आते हैं, ऑटोनिम्स आते हैं। ठीक है, ऑटोनिम्स क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर, कॉर्वस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, एकाशिया, निलोटिका, निलोटिका,
पहले मैं लिख देती हूँ फिर हटती हूँ साइड, एक सेकेंड। है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हुई है, तो इसने कुछ ज़्यादा ही जगह ले ली है, रुको। एल डॉट भी लिख सकते हैं, LINB, इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। चलो आगे अपने पास क्या है, कुछ रूल्स रह गए हैं क्या? नहीं, यहाँ देखो ऑटोनिम्स में क्या है, स्पेसिफिक स्पीशीज का नाम बराबर है सब स्पीशीज के नाम से, है ना। स्पीशीज का नाम किसके बराबर है, सब स्पीशीज के नाम के बराबर है ना। चलो बच्चों रुक जाओ, मैं जगह ढूंढ ढूंढ के तुम्हें बता रही हूँ। ओके, एक और है आपके पास 8th, इसको आप 9th बोल लो, ठीक है। आपके पास एक और है टॉटोनिम, जिसको हम टॉटोनिम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीनस का नाम स्पीशीज के बराबर होता है, किसके बराबर, जीनस का नाम स्पीशीज के बराबर होता है, SPCIES, ठीक है। जैसे कि रेटस, रेटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूहा, रैट। नाजा, नाजा। अब इसको बताने का क्या तरीका है, क्यों बता रही हूं मैं यहाँ पे, मैं बताती हूँ। नाजा नाजा वो गाना मत गाने लग जाना, ठीक है, किंग कोबरा है ये, खा जाएगा तो मैं नाचते नाचते। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, वो ये है कि ये वैलिड है सिर्फ, इसको आपके जो स्टैंडर्डाइजेशन कोड है सिर्फ इट इज़ वैलिड फॉर ओनली ICZN, ठीक है। और ये आपका ICZN एंड ICBN दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। मैं यहाँ पे ये बात बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ऑटोनिम्स टॉटोनिम्स किसके लिए वैलिड हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स को वैलिड नहीं किया गया है, पहला नाम ही आपका क्या होगा, फिक्स होगा, उसके अलावा आप कोई नाम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, टेक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनॉमी हायरार्की, इस टेक्सोनॉमी हायरार्की में क्या होता है, सिंपल बेस्ड पर कुछ हमें क्या कर देते हैं, रैंक्स बना देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं, टेक्सॉन बना देते हैं, ठीक है। तो टेक्सॉन, रैंक और कैटेगरी ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लेवल इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी। अब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, कीप योर प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली विल गेट सिक, ठीक है। तो ये क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके। अब किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास कि ईच लेवल रिप्रेजेंट अ टैक्सन, कैटेगरी और रैंक। ये चीज क्या बोल देती है यहां पर ये क्या बोला गया है कि टैक्सन, कैटेगरी एंड रैंक क्या है, बराबर हैं, बराबर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, ये बोला है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टैक्सॉन वर्सेस क्या पढ़ रहे हैं हम, कैटेगरी या रैंक, ठीक है, कैटेगरी या रैंक, ओके। अब समझ लो एक बच्चा है ना, एक हमने क्या बोल दिया, एक रैंक है स्कूल में स्टूडेंट्स की। अब उस स्टूडेंट, अब मैं बात करूँ स्कूल में एक रैंक, मुझे स्कूल में जाकर के स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है। आपको हर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे,
आपको हर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं जाकर के देखूंगी 4th क्लास में, मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगी तो ही विल से कि मेरा नाम ये है, शी विल से कि मेरा नाम ये है, तो वो पर्टिकुलर थिंग वो एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। ओरिजिनली प्रेजेंट वो चीज क्या हो गया, उस स्टूडेंट का नाम मान लो मनीष है, तो मनीष क्या है, एक टैक्सॉन है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया जानवर आते हैं किंगडम एनिमलिया में, जानवर किंगडम एनिमलिया में आते हैं। अब मैंने पर्टिकुलर जानवर क्या ले लिया, मैंने पर्टिकुलर जानवर ले लिया लायन, तो लायन क्या हो गया, एक टैक्सन हो गया। ये डिफरेंस है कैटेगरी और रैंक में, ठीक है। अब आगे चलते हुए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर है ना, अगर हम बात करें, आपको सपोज कर लो आपको एक किंगडम में छोड़ दिया है, एनिमलिया या फाइलम किंगडम में आपको छोड़ दिया, एनिमलिया किंगडम में या प्लांट किंगडम में आपको छोड़ दिया है। अब आप क्या करोगे, उस किंगडम में जाकर के आप ये कह सकते हो कि भाई ये प्लांट्स हरे भरे अलग हैं और ये क्या है, जानवर क्या है, ये अलग अलग है ना। तो जनरल फीचर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सारे जानवर हैं, देखो सारे कैसे हैं, ब्लड है इन सब में। तो जनरल फीचर क्या होते हैं, देखो जनरल फीचर, ओके। जनरल फीचर क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जनरल फीचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा जनरल फीचर आपको कहां मिलेंगे, ऊपर ही मिलेंगे। अब मैं बात करूं सिमिलर स्पेसिफिक, या फिर बात करें क्या हम कॉमन फीचर, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। बताओ मैं आप लोग हम सिमिलर नहीं है क्या, अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे, सपोज कर लो हम किंगडम लेवल पे चले गए, तो आप मे बी लायन से कंपेयर करो खुद को, तो आप अलग हो, तो आपको सिमिलर कैरेक्टर ऊपर की तरफ कम मिलेंगे और नीचे की तरफ क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे याद कर लो, ऐसे सिमिलर, ऐसे स्पेसिफिक, कॉमन। अब एसएससी का पेपर देने जाते हैं बहुत बच्चे, एसएससी का पेपर और स्पेसिफिक वर्ड याद रखना। और आप देखो हम स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, तो आप नीचे जाओगे तो आपको स्पीशीज मिलेगा। तो ये मैंने याद करने का तरीका बता दिया है, समझा दिया है, दोनों तरीके से आपको जो सही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप उसको यूज कर लेना। थर्ड आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी किस तरफ बढ़ेगी ये बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी किस तरफ बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ये हैं या ये हैं, स्पीशीज की तरफ जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। ऊपर से आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगे लोग, मेरे को एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है ना। बट सिमिलरली वहां पर अगर हम देखें ऊपर तो वो डिफरेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके पास होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लगेंगी चीजें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या चीज पढ़ी, हमने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। एक चीज और ले लो, यहाँ पे एक बार कई बार बता देते हैं, फैमिली के नीचे एक ट्राइब आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब फैमिली। ये एक और कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम फॉर एनिमल्स एंड वेराइटी फॉर प्लांट्स, ये चीज याद रखो। प्लस ये वन ऑफ द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। पहले कैरोलस लीनियस ने सिर्फ 5 कैटेगरी को पढ़ा था, COGSV, ठीक है। 5 कैटेगरीज स्टडीड बाय लीनियस, फिर उसने 7 कैटेगरी कर दी। नेक्स्ट आपको अब मैं जो बात बताने वाली हूँ वो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनका हायरार्की है, प्लस इनके लिए क्या सफिक्स यूज करें, प्लस क्या एग्जाम्पल है वो देखो। किंगडम, आपके पास किंगडम प्लांटी एनिमलिया, ठीक है। अब प्लांटी के अंदर फाइलम्स आते हैं, प्लांटी के अंदर फाइलम्स नहीं आते, डिवीजन आते हैं।
एनिमलिया के अंदर क्या आते हैं, फाइलम। फॉर एग्जाम्पल प्लांटी के अंदर एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, तो इनके सफिक्स ए ई लग रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया जिम्नोस्पर्म के, फर्दर अंदर कौन आती हैं, क्लासेस, डिवीजन के अंदर आती हैं क्लासेस, है ना। तो देखो डाइकॉट मोनोकॉट, आपने एक डाइकॉटिलिड ने क्लास ले ली, जैसे कि सेपिंडेल्स, पोनीमोलियल्स और रोजेल्स। अब क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास आइदर ब्रायोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, क्लोरोफाइसी, ये क्या हो गई, क्लास हो गई। जब आपको ये सफिक्स दिखे तो आपको समझ जाना है ये क्या है, क्लास। एनिमल्स के केस में अपने पास ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। फॉर ऑर्डर्स यू हैव एल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स यू हैव कार्निवोरा, फेलिडे, कैनिडे, इसकी क्या हो गई, फैमिली। ईडीए, ईडीए फॉर फैमिली इन केस ऑफ एनिमल, एसी, एसी इन केस ऑफ प्लांट फैमिली, ठीक है। अब सोलेनेसी, पोलीमोनियल के अंडर एक आपको सोलेनेसी मिलती है, जिसमें आपके अंडर आता है सोलेनम, एक स्पीशीज, एक जीनस है। सोलेनम क्या है, एक जीनस है, ये रहा जीनस, ये पैरेलल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन, अस, अन, इज, ए, जैसे कि जिम्पोपोगन और पाइसम सटाइवम, ठीक है, और क्या मिराबिलिस, ठीक है, ऐसे आपके ये सफिक्स लग रहे हैं। अब ये क्या है, ब्रिंजल, ये क्या है आपका, आलू, पोटैटो, ये क्या है, मकोई, ठीक है। तो ये देख लो आपके पास सेम सोलेनम जीनस के अंडर कितनी सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, कितनी सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर मिल गई हैं। और ये क्या है यहाँ पे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस, ठीक है। ये आपके फेलिडे के अंदर कौन सी आ गई, फेलिस एंड पैंथेरा। ये क्या आ गई, कार्निवोरा के अंडर फेलिस एंड कैनिडे। तो ये सारी चीजें हो गई, ये टाइगर है, ये लायन है, ये लेपर्ड है, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ स्पीशीज से रिलेटेड, ठीक है। स्पीशीज से रिलेटेड हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसके लिए एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अर्नस्ट मेयर ने दिया था ये, वो ना कितनी स्पीशीज फाउंड हुई हैं अब तक, वो रॉबर्ट मे ने दिया था, ठीक है, अर्नस्ट मेयर ने नहीं, रॉबर्ट मे ने। तो इसने कहा था कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, सपोज कर लो यहाँ पे ए स्पीशीज है, ठीक है, और यहाँ पे ये बी स्पीशीज है। अब क्या करेंगे, ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज आइसोलेटेड है और क्या है, कंपैटिबल है, मतलब क्या कर सकती हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ये भी क्या कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं आपस में, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, नो रिप्रोडक्शन, ठीक है, नॉट कंपैटिबल, ओके। अब मेरे पास इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस, बट ऐसा हर किसी में पॉसिबल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, किसके ड्रॉबैक्स, इसी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के ड्रॉबैक्स क्या थे, जैसे कि हमने क्या ले लिया, हाइनी, ठीक है, हाइनी ले लिया, तो हम यहाँ पे मेल ले लेते हैं और यहाँ पर फीमेल। अब देखो हाइनी में हमने क्या किया, डोंकी फीमेल ले ली और मेल हॉर्स ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने लिया है म्यूल, म्यूल, टाइग्रेस क्या था, डोंकी, हॉर्स, ठीक है। ये आपका हो गया ये लाइगर, लाइगर के लिए हमने क्या लिया है, टाइगर लिया है, टाइगर फीमेल ली है, एंड यहाँ पे क्या लिया है, लायन, ठीक है।
और हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, ये क्या है, स्टेराइल है, ये क्या है, स्टेराइल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे तो आप इनको क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियली कैप्टिव फर्टाइल, मतलब अगर आप चाहें तो आप इनको फर्टाइल बना सकते हैं, आप इनको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, ये फर्टाइल निकलेंगे। हमारे पास एक लाइगर था, एक क्या था बच्चों, हाइनी म्यूल लाइगर और टाइगन था क्या, नेक्स्ट टाइगन है क्या, लायन एंड टाइगर, ठीक है, लिख लेते हैं, ये आप चेक कर लेना प्लीज एक बार इसका नेम। तो ये क्या था, यहाँ पर ड्रॉबैक आ गया कि ऐसा नहीं होता कि सिमिलर स्पीशीज आपस में क्या कर लें, वो कर लें, ब्रीड कर लें, ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइनी ये क्या है, फर्टाइल नहीं है, ये क्या है, फर्टाइल नहीं है, इनको आप फर्टाइल करा सकते हो अगर आप आर्टिफिशियली अपने कंट्रोल में इन्हें रखें। तो आई गेस वी आर कंप्लीटेड विद ऑल थिंग्स, लेट अस सी, लेट मी चेक, कुछ रह गया है तो कैटेगरी रैंक के बीच में बता दिया हमने, ठीक है, चलो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी, ठीक है। अब इस पार्ट को देख लेते हैं, डाइवर्सिटी से लेकर के बायोडाइवर्सिटी। रॉबर्ट मे ने यहाँ पे कहा था कि इतनी स्पीशीज़ क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, सिर्फ ये बताया था। उसके बाद हमने टेक्सोनॉमी, किसने टर्म दी, क्या मतलब है, कितने तरीके हैं, प्लस हमने यहाँ देखा कि क्या स्टेप्स हैं इसके। फिर हमने क्लासिकल मॉडर्न वर्सेस टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स पढ़ा। नेक्स्ट हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को जाना, कोड्स को देखा कि क्या क्या हैं। फिर हमने रूल्स पढ़े, 8 से 9 रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। प्लस हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना इसे, ठीक है। और हमने फिर इन कैटेगरीज को सिंप्लीफाई करके सारे एग्जाम्पल्स को देखा। ये चार्ट से आप ध्यान से बैठ करके चार्ट को एक बार समझना, देखना, मैंने समझा दिया है, और इनको याद कर लेना, इन एग्जाम्पल्स के अलावा नहीं आते हैं। और एक एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल उसमें भी हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक बार और चेकआउट कर लेना एनसीईआरटी के तरीके से, कहीं वो बॉक्स बना करके दे दे और आप फिर ना कर पाओ कि उस जगह पे क्या आना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक और अच्छे सेशन के साथ, ऐसा ही वन शॉट हम एक और सेशन लेके आएंगे, सारे चैप्टर्स को बारी बारी कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू।